मूवी की शुरुआत में हम कैरोलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही थी, तभी उसकी नजर भागते हुए लोगों पर पड़ती है। जब वो कार से बाहर जाकर देखती है तो उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। बाहर कुछ लोग ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मार रहे थे। फिर कैरोलिन अपनी बेटी के साथ कार में ही छिपकर बैठ जाती है, लेकिन वे दुश्मन उनको ढूंढ लेते हैं और कैरोलिन की बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग कौन थे और क्यों लोगों को मार रहे थे, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब सीन कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है। अब कैरोलिन फौज में भर्ती हो गई थी। एकमात्र यही तरीका था जिससे वो अपनी बेटी को ढूंढ सकती थी। अब उसको दूसरे फौजियों की सहायता के लिए नई जगह पर भेजा गया था। इसको लेने के लिए लेफ्टिनेंट नाइलन आता है। वो इसे बेस कैंप पर ले जाने आया था, लेकिन बेस कैंप की जगह वो कैरोलिन को कहीं और ही ले जाता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम कार से बाहर मत निकलना, खतरा है। मैं कुछ सामान लेकर अभी आता हूं। लेकिन कई लोगों को बीमारी होती है कि जो काम करने से रोका जाए वो काम जरूर करना होता है। फिर कैरोलिन बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही कुछ बागी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरोलिन होशियार थी। वो उनसे पीछा छुड़ाकर हैमर लेकर वहां से भाग जाती है। वो लेफ्टिनेंट को वहीं पर छोड़ देती है। फिर वो खुद ही बेस कैंप की तरफ जाने लगती है। उसे रास्ता पता था क्योंकि वो इसी शहर की रहने वाली थी। वो बेस कैंप पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसकी चेकिंग की जाती है। कैरोलिन अपना ऑर्डर लेटर दिखाती है। फौजी पूछता है कि लेफ्टिनेंट कहां है। कैरोलिन कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो फौजी इसको कर्नल से मिलवाने के लिए ले जाता है। फौजी उसे वहां पर वेट करने के लिए कहता है। ये मलिक है, इसको भी ऑर्डर देकर इस बेस कैंप बुलाया गया है। ये है ग्रेनविक, ये एक स्नाइपर है, इसको भी यहां पर बुलाया गया था। तभी वहां पर क्रीमी आता है। इसको भी इस बेस कैंप में आने के ऑर्डर मिले थे। इन चारों को ये नहीं पता था कि इन्हें बुलाया क्यों गया है। फिर वहां पर कैप्टन फोर्सबर्ग आती है। वो इनको अपना सामान यहीं पर छोड़कर अंदर चलने के लिए कहती हैं। जब कर्नल इन सबको देखता है तो पूछता है कि लेफ्टिनेंट कहां है। फोर्सबर्ग कहती है कि वो यहां पर अभी तक नहीं पहुंचा। तभी कर्नल बताता है कि लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और सभी के सभी बेरहम हो गए हैं। पूरी धरती पर धुआं छा जाने के कारण सूरज की किरणें कई सालों से धरती पर नहीं पड़ी, इसलिए गर्मी भी नहीं आई और सर्दी भी नहीं गई। तभी कैप्टन फोर्सबर्ग कहती हैं कि दुश्मनों ने हमारे सभी बेस कैंप बर्बाद कर दिए हैं और कुछ ही घंटों के बाद वे यहां भी आ जाएंगे। अगर हमें ये जंग जीतनी है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिससे हम ये जंग जीत सकते हैं। कर्नल बताता है कि तुम लोगों को 2 कनेक्टर्स लेकर ऑर्डो के रिसर्च सेंटर तक जाना होगा। यहां से वहां पहुंचने के लिए तुम्हें समुद्र के रास्ते से जाना है, जहां अब बर्फ जम चुकी है। यह रास्ता दुश्मनों के बेस कैंप से बिल्कुल पीछे है। अगर वहां सही सलामत पहुंच गए तो हम ये जंग जीत जाएंगे। अगर ना पहुंचे तो मिशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। कैरोलिन कहती है कि यह तो सुसाइड मिशन है। कर्नल कहता है अगर मिशन नहीं करना तो तुम यहां से जा सकते हो। फिर वो सभी को जाने के लिए कहता है और कैरोलिन को वहीं रुकने के लिए कहता है। फिर कर्नल कैरोलिन को उसकी बेटी की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि हमें ये ओर्डो के पास रिफ्यूजी कैंप में मिली है। अगर तुम वहां पर पहुंच गई तो शायद अपनी बेटी से मिल पाओगी। कैरोलिन इस मिशन पर जाने के लिए मान जाती है। कैरोलिन अपनी बेटी से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और ये तो सिर्फ हजारों मील स्केटिंग करके दूसरी जगह ही जाना था। फिर जब वो अपने साथियों के पास जाती है तो क्रीमी कहता है कि मैं इस मिशन पर नहीं जाऊंगा। कैरोलिन उसे मनाती है और कहती है कि हम सब बढ़िया आइस स्केटर है, इसीलिए हम लोगों को चुना गया है। लेकिन क्रीमी अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढकर उसके पास जाना चाहता था। मलिक कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि यह जंग खत्म हो जाए और मैं अपने लोगों को ढूंढ सकूं। फिर क्रीमी भी मान जाता है। तभी वहां पर कैप्टन फोर्सबर्ग आती है। वो उन लोगों को साथ ले जाने वाला सामान देती है जिसमें गन, रस्सी, टॉर्च वगैरह थी। हर बैग का वजन 20 किलो था। फिर वो उन्हें मॉर्फिन और साइनाइड का कैप्सूल देती है और कहती है कि तुम लोगों को अच्छे से पता है कि इसका उपयोग कब करना है। फिर कैप्टन कहती है जी इसको सोना है सो जाओ, खाना है खा लो और जिसको जो करना है कर लो, हम सुबह निकलेंगे। जब रात को वो सब सो रहे थे तब उनके ऊपर दुश्मनों का हमला हो जाता है। फिर कैप्टन उन सबको यहां से चलने के लिए कहता है। वे सब अपना सामान उठाते हैं और बेस कैंप के पीछे वाले रास्ते से भागते हैं। वे 6 लोग थे, लेकिन इनमें से एक को गोली लग जाती है और वे 5 रह जाते हैं। तभी उन्हें आगे कर्नल मिलता है। कर्नल के साथ लेफ्टिनेंट नाइलैंड भी था, जो कि अब वापस आ चुका था। फिर कर्नल उनको 2 कनेस्टर देते हैं जिनको सेफली ओडो के रिसर्च सेंटर में ले जाना था।
वो उन कैप्सूल को कैप्टन फोर्सवर्ग के बैग में रख देते हैं। फिर वे सभी बर्फ में जमी हुई नदी में उतरते हैं। अब से कैप्टन फोर्सवर्ग इन सब की इंचार्ज थी। कर्नल उन्हें भेजकर खुद मौत के मुंह में ही रुक जाता है। इन सभी को रात में ही चलना था और दिन में छुपकर रहना था ताकि दुश्मनों की नजरों में ना आ सके। जिस बर्फ पर ये स्केटिंग कर रहे थे उसका भी कुछ भरोसा नहीं था। कई जगह पर मोटी परत जमी हुई थी तो कई जगहों पर बहुत ही पतली। इनको हर कदम संभल कर रखना था। अब चलते चलते इनको सुबह हो जाती है। ये रात से लगातार स्केटिंग कर रहे थे, इसलिए ये थक जाते हैं और एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। मलिक कहता है कि स्नाइपर्स हमें आराम से देख लेंगे, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। फिर वे जैसे ही वहां से चलने लगते हैं, बर्फ की सतह टूट जाती है और कैप्टन फोर्सवर्ग उसमें गिर जाती है। गिरते समय उसका सिर जोर से टकराता है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है और पानी में गिरते ही मर जाती है। उसमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी कैरोलिन अपने बैग को वहीं पर रखती है और पानी में कूद जाती है। वो डूबती हुई कैप्टन के पास जाती है और एक चाकू से उसके कंधे पर टंगा हुआ बैग उतार लेती है। फिर वो बैग को लेकर पानी से ऊपर आ जाती है। इस बैग में वे कैप्सूल थे जिनको ओडो रिसर्च सेंटर में पहुंचाना था। फिर वो कैरोलिन के कपड़े उतारकर उसे सूखे कपड़े पहनाते हैं और जल्दी से वहां से निकलते हैं ताकि किसी के हाथ ना लग जाए। फिर वे पास में ही एक घर में जाते हैं। वे बुरी तरह से चौकन्ने होकर उस घर में जाते हैं। वे घर को अच्छे से चेक करते हैं, फिर उसमें आग जलाते हैं। बर्फ के कारण कैरोलिन की उंगलियां भी खराब हो गई थीं। शायद अब उसे आग के पास बैठकर थोड़ी ही राहत मिल सके। फिर ग्रेनविक पूछता है कि अब हमें क्या करना है। मलिक कहता है कि लेफ्टिनेंट नाइलन ही अब हमारा इंचार्ज है। लेकिन कैरोलिन को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो सोचती थी कि नाइलन उसे मरने के लिए छोड़कर छुप गया था। और यही बात नाइलन भी सोचता था कि वो उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग गई थी। तभी मलिक कहता है कि नाइलन हम सब में से औथे में बड़ा है, इसलिए अब से वही कमांड देगा और हम सब उसको फॉलो करेंगे। फिर वे थोड़ी देर आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद जब कैरोलिन की आंख खुलती है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। जब वो घर के बाहर जाकर देखती है तो क्रीमी किसी से बात कर रहा था। फिर हेलीकॉप्टर को देखकर वे सभी घर के अंदर भाग आते हैं। फिर वे आग बुझाकर अपना सामान उठाते हैं। फिर वे हेलीकॉप्टर के आने से पहले घर से बाहर निकलकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। दुश्मन उस घर को बम से उड़ा देता है। हेलीकॉप्टर के जाते ही कैरोलिन क्रीमी के ऊपर गन तान देती है और कहती है कि मैंने इसको किसी से बात करते हुए देखा था। फिर जब वो कैरोलिन की गन छीनने की कोशिश करता है तो मलिक उसे दबोच लेता है और पूछता है, कौन है तू, गद्दार या कोई बेवकूफ, बोल, नहीं तो तुझे अभी काट डालूंगा। क्रीमी कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो बेस्ट F-28 में कम्युनिकेशन ऑफिसर है। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने हमें कैसे ढूंढा। मलिक पूछता है, क्या इसे जान से मार दूं? लेकिन लेफ्टिनेंट कहता है कि इसे साथ ले चलो बिना हथियार के। फिर वो पांचों फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वो कई घंटे लगातार चलते रहते हैं। अब चलते चलते रात हो जाती है। क्रीमी किसी चीज से ठोकर खाकर गिर जाता है। फिर जब वे ध्यान से देखते हैं तो वहां चारों तरफ पानी के अंदर लाशें जमी पड़ी थी। इसका मतलब यहां पर भारी तबाही हुई थी। लेफ्टिनेंट कहता है कि हमें अपनी लाइट बंद करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। अभी रास्ता बहुत लंबा है। फिर वे आगे चलते जाते हैं और आगे चलकर बर्फ की चट्टानों पर आराम के लिए रुक जाते हैं। कुछ ही देर में वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन सब पर गोलियां बरसाने लगता है। फिर सभी उससे बचते हैं और जिसको जो जगह मिलती है वहीं पर छुप जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर चला जाता है। वे सभी फिर से इकट्ठा होते हैं और थोड़ी देर आराम करने के लिए पास में बने कैंप में चले जाते हैं। वे उन कैंप्स को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उनमें कोई भी नहीं था। तभी उन्हें वहां पर एक घर में लाइट जलती हुई नजर आती है। फिर वे चुपके चुपके उस घर में जाते हैं। वहां एक अंकल आंटी रहते थे। वे बताते हैं कि हम यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। जब भी यहाँ कोई आता है तो हम छुप जाते हैं। फिर आंटी उन सब लोगों को खाने के लिए कुछ देती है। जब वे सब खाने की टेबल पर बातें कर रहे थे तब कैरोलिन के हाथ से एक चम्मच नीचे गिर जाती है। जब वो उसे उठाने लगती है तो उसे टेबल के नीचे एक मशीन गन दिखती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, अंकल सब पर गोलियां चला देता है। फिर वो भी अंकल आंटी को मार देते हैं। फिर वे एक दूसरे को संभालते हैं। इस गोलीबारी में एक गोली क्रिमी के सर में लग गई थी और वो वहीं पर हमेशा की नींद सो गया था। मलिक को भी एक गोली लगी थी, लेकिन वो किसी को नहीं बताता।
तभी नाइलन को पता चल जाता है। मलिक कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। तभी क्रीमी के मोबाइल से एक लड़की की आवाज आती है। वो खुद को F-28 बेस्ट कम्युनिकेशन ऑफिसर बताती है। इसका मतलब क्रीमी सच बोल रहा था। वो दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी मौत पर सबको अफसोस होता है। मलिक भी वहां से जाते समय उसे सॉरी बोलता है। अब वो फिर से अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। मलिक की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो अपना पूरा जोर लगाकर उनके साथ ही चले जा रहा था। फिर वो एक जगह पर रुककर मलिक का घाव चेक करते हैं। मलिक किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता और कहता है कि चलो, मैं ठीक हूं। कुछ दूर चलकर उसकी हालत और बिगड़ जाती है। कैरोलिन कहती है कि थोड़ी ही दूर एक जहाज है, हमें वहां तक जाना होगा। मलिक को पता था कि उसका सफर अब यहीं पर खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता और जहाज तक पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसे अंदर लेकर जाते हैं। कैरोलिन कहती कि मलिक को साथ ले जाने में मुश्किल होगी, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ग्रेनविक कहता है कि हम ऐसी हालत में इसको नहीं छोड़ सकते। ग्रेनविक कहता है कि हम इसे खाना और पानी देंगे, फिर ऑडो रिसर्च सेंटर जाकर हम इसके लिए मदद लेकर आएंगे। तभी ग्रेनविक कैप्सूल निकाल लेता है और कहता है कि मुझे जानना है कि इसके अंदर आखिर है क्या, जिसके लिए हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट उसे रोकता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और उसे खोलकर देखता है। ये एक बायोलॉजिकल वेपन था। तभी मलिक आता है और कहता है, ये सिर्फ जंग खत्म नहीं करेगा बल्कि सब कुछ खत्म कर देगा। फिर मलिक कहता है, तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। फिर कैरोलिन जहाज से बाहर जाकर देखती है कि वहां पर कोई आ तो नहीं रहा। तभी उसे गोली की आवाज आती है और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि मलिक ने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके चक्कर में ये लोग अपना खाना बर्बाद करें। फिर कैरोलिन कहती है, तुम दोनों यहां पर अपना समय खराब करो, मैं यहां रुककर गोली नहीं खाना चाहती। फिर वो इस जहाज से अकेले ही निकल जाती है। अब कुछ दूर जाने के बाद बर्फ की मोटी सतह खत्म हो जाती है और पतली सतह शुरू हो जाती है, लेकिन आगे तो बढ़ना ही था क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। तभी एक जगह से बर्फ टूट जाती है और कैरोलिन गिर जाती है। वो पूरी कोशिश करती है कि पानी के अंदर ना जाए। इतने में वहां पर लेफ्टिनेंट और ग्रेनविक भी आ जाते हैं। लेफ्टिनेंट कैरोलिन को कैप्सूल फेंकने के लिए कहता है। जब कैरोलिन उसे कैप्सूल दे देती है तो वो रस्सी फेंककर कैरोलिन की जान बचा लेता है। अब वो तीनों एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी उनके ऊपर कोई गोली चलाता है और वे सभी नीचे लेट जाते हैं। फिर स्नाइपर अपनी गन में से दुश्मन को देखता है। दुश्मन लगातार उन पर गोलियां चला रहा था। फिर वे कुछ दूरी से उसका भेजा उड़ा देता है। अब उन पर गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से गोलियां चलाई गई थी। कैरोलिन चेक करती है। अब वहां पर कोई भी जिंदा नहीं था। दो तो पहले ही जम चुके थे, एक को अभी अभी विक ने मार डाला था। फिर वे रात को वहीं पर सो जाते हैं। जब कैरोलिन सुबह उठती है तो देखती है कि लेफ्टिनेंट वहां से चला गया है और वो अपने साथ कैप्सूल भी ले गया। फिर जब वो नीचे जाकर देखती है तो दुश्मन उस पर गोलियां चलाते हैं। नीचे से करीब 10 दुश्मन उनकी ही तरफ आ रहे थे। फिर कैरोलिन और विक दोनों दुश्मनों को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। वो एक एक करके सभी दुश्मनों को मार देते हैं, लेकिन लास्ट में एक दुश्मन आकर कैरोलिन को गोली मार देता है। उस समय कैरोलिन के हाथ में एक ग्रेनेड था जो कि एक्टिवेट हो चुका था। फिर वो खुद तो छलांग लगाकर बच जाती है, लेकिन ग्रेनविक मारा जाता है। वो उसकी मौत पर अफसोस मनाती है। अब वो अकेले ही ओडो रिसर्च सेंटर की तरफ चल पड़ती है, वो भी पूरी रफ्तार से। लेफ्टिनेंट उसे रास्ते में दिख जाता है। फिर वो उस पर गोली चलाती है और घायल कर देती है। फिर वो उसके पास जाकर उससे कैप्सूल मांगती है। लेफ्टिनेंट कहता है कि हम इस समय समुद्र के ऊपर है, हमें ये वायरस समुद्र के अंदर दफन कर देना चाहिए, वरना ये वायरस पूरी धरती को निगल जाएगा। लेकिन कैरोलिन को तो ये मिशन पूरा करके अपनी बेटी से मिलना था। लेफ्टिनेंट चिल्लाता रहता है कि मासूम लोग मारे जाएंगे, लेकिन कैरोलिन अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो चुकी थी। अब कैरोलिन की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उससे अपनी गन का भी वजन उठाया नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देती है और लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती रहती है। अब उसे अपने मरे हुए साथी नजर आने लगते हैं, जो कहते हैं कि क्यों इंसानियत को खत्म करना चाहती हो। तभी वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो ऑडो रिसर्च सेंटर के अंदर थी। होश में आने के बाद उसे कर्नल के पास ले जाया जाता है, जो कि एक लेडी थी। वो इस मिशन के पहले पड़ाव को पूरा करने के लिए कैरोलिन को सम्मानित करती है और इसे सेकंड लेफ्टिनेंट बना देती है। लेफ्टिनेंट नाइलन भी उस समय वहीं पर था। वो कहती है कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं है,
मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। कर्नल कहती हैं कि हमें नहीं पता तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुमने इस मिशन के लिए इनकार कर दिया था, इसलिए कर्नल ने तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ पर भेजा था। फिर कैरोलिन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो मार मार के लेडी कर्नल का थोबड़ा सुझा देती है। फिर लेफ्टिनेंट उसे संभालता है और सब लोग उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब उसके हाथों की बैंडेड चेंज की जा रही थी, तब वो एक ब्लेड छुपा लेती है। फिर वो लेफ्टिनेंट नाइलन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं गलत थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूं। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और ना ही हमारे पास कोई हथियार है। कैरोलिन कहती है कि अगर मेरी बेटी जिंदा है तो मैं इस वायरस के कारण उसे मरने नहीं दूंगी। फिर वे दोनों लैब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेफ्टिनेंट एक सिपाही को कहता है, हमें लैब का रास्ता बताओ और हमारे साथ चलो। फिर वे उस सिपाही के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो उन्हें एक लिफ्ट में ले जाता है। फिर वहां से वो दोनों अकेले ही आगे बढ़ते हैं। जब वो और आगे बढ़ते हैं तो दो सिपाही उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन ये उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। फिर ये दोनों लैब के अंदर चले जाते हैं और दो साइंटिस्ट को पकड़कर उनसे पूछते हैं कि जो कैप्सूल हम लेकर आए थे वो कहाँ हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट उन दोनों को वहां पर ले जाता है और उनको वो कैप्सूल देता है। फिर कैरोलिन उनमें से वायरस वाली बोतल निकाल लेती है। अब उन दोनों को पकड़ने के लिए वहां पर और लोग भी आ रहे थे। फिर कैरोलिन एक ग्रेनेड से उस जगह को उड़ाने वाली थी कि एक साइंटिस्ट कहता है कि वो अलार्म बजाओ और यहां से बाहर चले जाओ और यहां से बाहर जाकर अकेले में इस वायरस को नष्ट करो, इससे कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होगा। फिर अलार्म बजते ही वहां पर रेड लाइट ऑन हो जाती है। फिर ये दोनों ही साइंटिस्ट के कपड़े पहनकर उस एरिया से बाहर निकल जाते हैं। चलते चलते कैरोलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे अकेला नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ इस एरिया से बाहर ले जाता है। बाहर सभी साइंटिस्ट को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार खड़े थे। फिर कैरोलिन वहां पर गिर जाती है और लेफ्टिनेंट को जाने के लिए कहती है। लेफ्टिनेंट जाकर पूछता है कि क्या हेलीकॉप्टर में दो लोगों की जगह होगी, मेरी साथी को चोट आई है। इतने में वहां पर कर्नल और उसके साथी आ जाते हैं। कैरोलिन कहती है कि कोई भी आगे बढ़ा तो मैं ग्रेनेड का ट्रिगर छोड़ दूंगी। लेफ्टिनेंट भी उसे देखता रह जाता है। कर्नल उसे ग्रेनाइट मांगती है, लेकिन वो नहीं देती। लेफ्टिनेंट हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है और कैरोलिन वहां से चलकर किनारे तक पहुंच जाती है और नीचे कूदकर ट्रिगर छोड़ देती है। ऐसा करके उसने इंसेनियत को बचा लिया था, या फिर यूं कहूं कि अपनी बेटी की जान बचा ली थी। अब उन 6 साथियों में से सिर्फ लेफ्टिनेंट ही बचा था और उसकी आंखों में दुख था। उसने सोचा भी नहीं था उसके साथियों का अंत इस तरह से होगा। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।